हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा दीक्षित करियर पावर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जेनेटिक्स, हिंदी में कहेंगे आनुवांशिकी। तो कुछ जनरल क्वेश्चन इस टॉपिक से ले लिए जाते हैं, आज हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आनुवांशिकी क्या है, जेनेटिक्स क्या है। देखो, सारे के सारे एनिमल, जीवधारी है ना, जितने भी, और एनिमल में हम लोग भी इंक्लूडेड है, इंसान भी एनिमल में ही इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वो जीवधारी जितने भी अपनी ही जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं, अपने ही जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं। तो जो संतानें हैं, जो हमारी पापल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जो संतानें हैं यानी कि जो हमारे बच्चे होते हैं, इंसानों की अगर हम बात करें, बच्चों की बात कर रहे हैं, उनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें जो लक्षण होते हैं, वो माता पिता से ही आते हैं। यानी कि माता पिता से ही संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी कैरेक्टर्स, लक्षण वंशानुगति के द्वारा, यानी वंशागत का मतलब ये है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लक्षणों का जाना, फिर तीसरी जनरेशन में लक्षणों का जाना, फिर चौथी जनरेशन में, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं, इसी को ही वंशागत कहते हैं। जैसे हम में जो कैरेक्टर्स हैं, हम में जो लक्षण है, वो हमारे पेरेंट्स से आए हैं, उनमें जो कैरेक्टर थे उनके पेरेंट्स से आए थे, है ना, फिर हमारे बच्चों में हमारे कैरेक्टर्स जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, चीजें वंशागत हो रही हैं। अब देखो यहाँ पे आनुवांशिक लक्षण है ना, वो वंशागत जो होने वाले लक्षण है, उनको क्या आनुवांशिक लक्षण यानी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहा गया। उनको क्या कहा गया, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहा गया। हिंदी में क्या कहेंगे, आनुवांशिक लक्षण कहा गया। जनकों से संतति में, यानी जनक मतलब पेरेंट्स, संतति मतलब डॉटर्स या सन, हम लोग है ना, हमारी जो जनरेशन है, इन लक्षणों के स्थानांतरण को आनुवांशिकता, हेरिडिटरी कहते हैं। यानी कि हमारे पेरेंट्स से हम तक जो लक्षण आए हैं, हम उसको आनुवांशिकता कहते हैं, यानी हेरिडिटरी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जो संतानें हैं, जो हमारी डॉटर या सन जो होंगे, या हम अपने पेरेंट्स की डॉटर या सन है, तो हम में जो कैरेक्टर्स है वो पूरे के पूरे ऐसा नहीं हो सकता सेम टू सेम वही आ जाए, है ना। तो कह रहे हैं कि अपने जनकों के यानी माता पिता के समान नहीं होती, सारे के सारे पूर्ण रूप से। क्यों नहीं होती, क्योंकि उनमें कुछ वेरिएशंस भी पाई जाती हैं, उनमें कुछ वेरिएशन यानी कुछ अलगाव भी चीजें पाई जाती हैं। आनुवांशिक लक्षणों को वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। अगर हम लोग आनुवांशिक लक्षणों की बात करेंगे तो उसको वंशागति कहते हैं, और अगर विभिन्नताओं की बात करेंगे, क्या क्या चीजें वेरिएशन में है, तो उनको हम आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखो, ये डेफिनेशन आपको नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, आपको ये सिर्फ समझने के लिए बताना जरूरी था कि टॉपिक एक्चुअली जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन है कि बताओ इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, यूज किसने किया। क्वेश्चन क्या आएगा कि इस शब्द का, जेनेटिक शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया, सबसे पहले प्रयोग किसने किया शब्द को। तो आपका आंसर होगा मैम डब्ल्यू वॉटसन। क्या आपका आंसर होगा, डब्ल्यू वॉटसन। अगर सन पूछा जाता है, वैसे तो बायोलॉजी में सन नहीं पूछता, लेकिन फिर भी अगर इन फ्यूचर कभी पूछा जाता है तो 1905 में कब किसने की थी, डब्ल्यू वॉटसन, उनका नाम था साइंटिस्ट का, डब्ल्यू वॉटसन। अब कहते हैं कि आनुवांशिकी का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि इसी आनुवांशिकी को, देखो क्या होता है ना कि कोई साइंटिस्ट स्टार्ट तो करते हैं, कुछ चीजें उनको समझ में आती है, लेकिन वो बीच में ही उस चीज को छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है उनको आगे की चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन कोई दूसरा आकर उन्हीं प्रयोगों पर जब अपनी रिसर्च करना शुरू करता है, अपनी चीजों को इकट्ठा करना शुरू करता है, तो फिर वो कोई दूसरा साइंटिस्ट उस चीज को बहुत आगे ले जाता है। इसका मतलब शुरुआत जिसने की थी, हम उसका नाम नहीं भूल सकते। तो शुरुआत यहाँ पे किसने की थी भाई, डब्ल्यू वॉटसन ने, लेकिन उनके प्रयोगों को आगे कौन ले गया, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अध्ययन ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1822 एंड 1884 में किया। यानी कि अगर हम ये बात करें कि भाई इनके प्रयोग कहां से शुरू हुए थे, तो फिर देखो आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि 1905 पहले आएगा या फिर
1822 और 1884 पहले आएगा। ऑब्वियस है कि कौन सा चीज पहले आ रही है, ये वाली सन पहले आ रही है। तो इसका मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसकी शुरुआत की थी, बट वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसी चीज को हमने इन्होंने आगे बढ़ाया कब, 1905 में। अब देखो, मेंडल के कथन की पुष्टि यानी उनके स्टेटमेंट को पूरी तरीके से ट्रू साबित करने के लिए 1900 में यानी 1900 ईस्वी में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या, ह्यूगो डी बैरेज, है ना, और कार्ल लॉरेंस एंड एरिक शेरमेक। अब देखो, ये दोनों नाम आपने सुने ही होंगे, कार्ल लॉरेंस का नाम सुना होगा एंड ह्यूगो डी ब्रीज, बहुत ही अच्छे बायोलॉजिस्ट में इनकी गिनती होती है। तो ये दोनों साइंटिस्ट आए एंड इन्होंने मेंडल के आनुवंशिकता के जो नियम है उनको आगे बढ़ाया। ठीक है, ये कह सकते हैं। और इस तरीके से, लेकिन मैं अभी एक बात फिर से बोल रही हूं कि जिन्होंने स्टार्ट की थी चीजें, हम उन्हें पूरी तरीके से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि आनुवंशिकता का फादर यानी जनक, है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे माना गया है, तो आप मेंडल का ही नाम बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि फादर ऑफ जेनेटिक्स बताइए, आनुवंशिकी के पिता बताइए, तो आंसर क्या होगा, मेंडल ही होगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन यहां से निकले इस पैराग्राफ से। अब देखो, आनुवंशिकता को अलग एक्सप्लेन किया। अभी मैंने बताया कि ये वह प्रक्रिया है जिसमें माता पिता से जो लक्षण है, गुणधर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, लक्षण है, ठीक है, संतानों में ट्रांसफर होते हैं, संतानों में ट्रांसफर होते हैं। जीन क्या है, जीन आनुवंशिकता की भौतिक, मूलभूत भौतिक और कार्यात्मक इकाई है, यूनिट है, जो कि गुणसूत्र, क्रोमोसोम, गुणसूत्र को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, और डीएनए के छोटे खंड होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकती हूं कि क्रोमोसोम्स पर हमारे जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जीन किस चीज के बने होते हैं, तो ये जीन जो है वो डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, अब ग्रेगर जॉन मेंडल को अभी हमने जैसे बात की कि आनुवंशिकी का जनक माना गया है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आनुवंशिकी का जनक, है ना, ये भी पूछ लेता। डीएनए और आरएनए से क्या क्वेश्चन बनता है कि जो डीएनए और आरएनए है वो कैसा है, क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये सभी जीवों में पाया जाता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का मतलब है हमारा क्या, आनुवंशिक पदार्थ, है ना, जो कि डीएनए क्या है, जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है जो कि सभी जीवों में पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल टिक करेंगे। गुणसूत्र संबंधी कौन सी बीमारियां हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 डाली हैं, है ना, 2 रखी हैं इस वाली स्लाइड में, लेकिन अगर हम और अच्छे से बात करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे क्रोमोसोमल डिजीजेस की। ठीक है, लिंग निर्धारण क्या है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन बोलेंगे, है ना, जैसे कई बार पूछ लेता है कि भाई जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह टेस्ट होते हैं तो उसमें क्या पता करते हैं कि भाई होने वाला बच्चा है जो वो लड़की है या फिर लड़की, तो उसको क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि लिंग परीक्षण, क्या बोलते हैं उसको, लिंग परीक्षण, है ना, तो वो टेस्ट है, वो टेस्ट है, ये क्या है, लिंग निर्धारण। तो यह वह प्रक्रिया है जब किसी व्यक्ति के जैविक लिंग को निर्धारित करती है, यानी कि वो क्या होगा, जैविक लिंग का मतलब है वो क्या होगा, किस कैटेगरी का इंसान होगा या कौन सा जानवर या एनिमल होगा, किस कैटेगरी का एनिमल होगा। इसमें लिंग गुणसूत्र भी शामिल है। अगर हम बात करते हैं अपने क्रोमोसोम्स की, है ना, गुणसूत्र का मतलब अभी मैंने बताया क्रोमोसोम्स, तो भाई सबको ये बात पता होनी चाहिए कि जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो कितनी होती है, सॉरी 23, यानी कि अगर हम पेयर में बात करें, अगर हम पेयर में बात करें, ठीक है, अगर हम पेयर में बात करें तो ये क्या कहलाएगी, 23 पेयर, यानी कि अगर हम टोटल पूछते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या हमारी होती है 46। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखो, फिर से सेम चीज, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई और क्या क्या ऐसे लक्षण हो सकते हैं जो एक पेरेंट से जो पुरानी जनरेशन है नई जनरेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं, है ना। तो यहां से देखते हैं, आनुवंशिकी जेनेटिक की अगर हम बात करें तो भाई यही है ना, कि आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लक्षणों का ट्रांसफर होना। लेकिन अगर हम
एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि भाई ऐसा क्या क्या हो सकता है, तो भूरी आंखों वाला, एक नीली आंखों वाला व्यक्ति है, तो बच्चे की आंखें भूरी भी हो सकती हैं, क्योंकि भूरी आंखें एक प्रमुख गुण मानी गई हैं। वे नीली आंखों वाली भी हो सकती है, और इस बात पर निर्भर करता है कि माता पिता में से कौन सा जीन उसको प्राप्त हुआ है। यानी कि जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर हो रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन क्या हो रहे हैं, जीन ट्रांसफर हो रहे हैं। क्रोमोसोम ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, क्रोमोसोम तो खुद की बॉडी के एक नए बनते हैं, है ना, लेकिन जीन्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। कैसे कि अगर एक, जैसे कई बार लुक लाइक होते हैं ना बच्चे, दूर से देख के आप पहचान लोगे कि अच्छा ये उसका बेटा है ना, तो कुछ कुछ फेस मिलता है, कुछ कुछ आंखें मिलती हैं, कुछ कुछ बातचीत करने के तरीके भी मिलते हैं किसी किसी के, है ना। कभी कई बारी जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है, चलने का जो तरीका है, चाल है, वो मैच करती है कि भाई अच्छा बाप भी ऐसे ही चलता था और बेटा भी ऐसे ही चलता है। तो आप क्या करेंगे, इन लक्षणों से पहचान लेंगे कि हाँ भाई ये इस जनरेशन का बच्चा है और ये इनका बच्चा है। तो बस सेम चीज बोली गई है कि अगर माता पिता के जीन्स जो है अगर बच्चे में आए तो उसके कौन कौन से लक्षण उसमें ट्रांसफर होंगे, ये इस बात पे निर्भर करता है। अब मेंडल से क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले कि मेंडल ने अपने प्रयोग जो थे वो किस पौधे पर किए, तो आपका आंसर होगा मैम पी पर किए, मटर पर किए। आपका आंसर क्या हो रहा कि मैम मटर पर किए। अब मटर का ही यहां से केमिकल नेम, बॉटनिकल नेम पूछ लेता है ना, तो हम क्या बताएंगे, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, ठीक है, पाइसम सेटाइवम पूछ लेता है यहां से। एंड इसके अलावा क्या क्या पूछता है भाई, देखो कि अगर इन्होंने जब प्रयोग किए थे तो किस तरीके से प्रयोग किए, तो उन्होंने देखा कि उसकी जो फर्स्ट जनरेशन है, F1 जनरेशन है, उसमें लक्षण का मिश्रण न होकर केवल एक प्रभावी लक्षण दिखने की घटना देखी, है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस उसे कहते हैं। पहला नियम दिया इन्होंने प्रभावी लक्षणों का नियम, प्रभाविता का नियम, ठीक है, प्रभाविता का नियम दिया कि देखा कि कौन सा लक्षण प्रभावी हो रहा है, डोमिनेंट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इन प्रयोगों से प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की अवधारणा और पृथक्करण, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब कौन सी चीजें अलग हुई, सेग्रीगेशन का नियम दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने तीसरा नियम दिया जिसे कहा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम, यानी हिंदी में कहेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन या अपविभाजन का नियम, ठीक है। सिंपल से इसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, सिंपल से आपका पूछेगा कि मेंडल ने कितने नियम दिए, और इससे ज्यादा ये पूछ सकता है कि कौन कौन से नियम दिए। तो पहला आप बता सकते हैं प्रभाविता का नियम, डोमिनेंट लॉ, है ना, डोमिनेंस लॉ। दूसरा बता सकते हैं सेग्रीगेशन का लॉ, और तीसरा बता सकते हैं आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ इंग्लिश में, और हिंदी में बता सकते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। ये 3 नियम उन्होंने दिए थे, और सबसे पहले F1 पीढ़ी के लक्षणों को देखकर ये उन्होंने नियम दिए थे, ठीक है। तो मटर से क्वेश्चन बनता है, मेंडल किसने मटर के पौधे पर प्रयोग किए अपने, ये क्वेश्चन बनता है ना। फिर उसके बाद यहाँ बॉटनिकल नेम से क्वेश्चन बनता है, फिर उसके बाद कितने नियम दिए और क्या क्या नियम दिए, वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये भी आपके सिलेबस का बहुत ही अहम हिस्सा है भाई, बहुत ही अहम हिस्सा है। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो याद रखिएगा कि सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर वो होते हैं जो डिजीजेस की अगर हम बात करें तो बाय जीन्स लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई, यानी कि अगर हम बात करते हैं अपने क्रोमोसोम्स की तो 23 पेयर है, ठीक है, और इस 23 पेयर में ये हमारा पहला जोड़ा है जिसमें एक्स एक्स है, और ये हमारा 23rd जोड़ा है जिसमें एक्स वाई है, ठीक है। ये हम मेल की बात कर रहे हैं, यही हम सेम अगर फीमेल की, ये मेल की बात कर रहे हैं, यही अगर हम फीमेल की बात करें तो पहला जोड़ा एक्स एक्स का है, लेकिन अगर हम लास्ट में 23rd पेयर की बात करेंगे तो वो भी जोड़ा एक्स एक्स का ही है। तो कहने का मतलब है ये जो लिंक्ड कैरेक्टर दिखते हैं जिनकी वजह से कुछ बीमारियां पुराने जनरेशन में आपके देखने को मिलती हैं, कि जैसे एक जनरेशन में थी दूसरी में भी है ना, ऐसी कुछ बीमारियां जो देखने को मिलती हैं, तो वो अफेक्टेड कौन सा क्रोमोसोम है, दोनों में ही मेल और फीमेल अगर हम दोनों की ही बात करेंगे तो अफेक्टेड क्रोमोसोम जो है वो कौन सा है, हमारा सेक्स क्रोमोसोम है। एक्स भी हो सकता है और वो वाई भी हो सकता है। अगर टाइप की बात करते हैं भाई, कितने टाइप से इनहेरिटेंस हो सकती है चीजें, है ना,
इनहेरिटेंस का मतलब है, अभी हमने बात की थी पुरानी स्लाइड में, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो क्या हो रही है, ट्रांसफर, वही चीज, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वेयर जीन्स आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। जब एक्स लिंक्ड वो कहलाएंगे जब आपका जो जीन है वो किस पर आया, एक्स क्रोमोसोम पर आया, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल मस्ट कैरी द रिसेसिव एली फॉर द trait to expressed, male with only one X chromosome only need one copy to display the trait, making it more common in males. Example, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। देखो, हीमोफीलिया हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मैंने वहां पे अभी आपको ये चीज बताई थी कि जब हीमोफीलिया की डिस्कशन होता है तो हमें दो चीजें दिमाग में आती हैं, एक तो आता है ब्लड क्लॉट का ना बनना और दूसरा आता है हीमोफीलिया। दोनों के ही सिम्टम्स सेम है, बस फर्क इतना है कि जब सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे कि ब्लड क्लॉट नहीं बन रहा है तो वह विटामिन के की कमी से होगा। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि भाई इसकी पुरानी जनरेशन में भी ये बीमारी रही थी, है ना, कौन सी, हीमोफीलिया, और तब आप में विटामिन के की कमी नहीं है, लेकिन आपकी पुरानी जनरेशन से ये बीमारी आपकी जनरेशन में ट्रांसफर होकर आई है, तो उस बीमारी का नाम हमने दिया हीमोफीलिया। उस बीमारी का नाम हमने दिया हीमोफीलिया, यानी ब्लड क्लॉट का ना बनना। जैसे अगर आपके चोट लगती है और कंटिन्यूअसली ब्लड बहता रहता है तो फिर इसका मतलब क्या है, चीजें नहीं होंगी, है ना। अब कलर ब्लाइंडनेस, तो भाई रेड और ग्रीन, ये जो दो कलर हैं हमारे, है ना, ये जो दो कलर हैं वो उनमें डिफरेंस नहीं कर पाता, डिफरेंस नहीं कर पाता। अब आप सोचो, इतने ज्यादा कॉमन कलर हैं रेड एंड ग्रीन, हरा और नीला, हरा और लाल, उसमें ही अगर हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा। जैसे अभी मैंने रेड मार्कर से लिखा है और जिसको कलर ब्लाइंडनेस है तो वो ये रेड मार्कर नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये कलर कौन सा है, रेड कलर, ठीक है। वैसे ही ग्रीन कलर, इसीलिए जब ट्रैफिक पुलिस का कोई भी एग्जाम आता है तो उसमें जब मेडिकल का टेस्ट होता है तो वहां पर हीमोफीलिया यानी कलर ब्लाइंडनेस का भी एक परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, ताकि बंदे को कलर ब्लाइंड है या नहीं है बंदा, ये चेक किया जा सके एंड देन उसकी फाइल आगे बढ़ाई जा सके, ठीक है। तो बहुत सारी, ऐसा नहीं है सिर्फ ट्रैफिक में, क्योंकि ट्रैफिक की जो रेड लाइट और ग्रीन लाइट है वही रेड और ग्रीन है, अगर उसी में ही डिफरेंस नहीं कर पाओगे तो फिर क्या ही है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें ये वाली बीमारी को मद्देनजर रखते हुए चीजें की जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, वाई लिंक्ड की बात करें, अभी हमने एक्स लिंक्ड की बात करी, ठीक है। एक्स लिंक्ड का मतलब यही था कि एक्स वाला ट्रांसफर होगा और उस पर जीन्स जो है वो गड़बड़ होंगे। अब वाई लिंक्ड की बात करिए तो कॉमन सी है कि वाई वाले क्रोमोसोम्स पर होगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना ये वाला जो है वो फादर से सन में ही जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वाई जो क्रोमोसोम है वो मदर में तो पाया ही नहीं जाता। अभी हमने बात करी थी कि भाई 23rd जो पेयर है वो मेल में, फीमेल में क्या होगा, XX, है ना, एंड मेल में क्या होगा बच्चा, मेल में क्या होगा, है ना, 23rd पेयर है वो मेल में क्या होगा, वो मेल में होगा XY। तो जब यहाँ पाया ही नहीं जाता तो फिर वाई लिंक्ड कैरेक्टर हम लोग फीमेल से कैसे उठा के, मदर से कैसे उठा के बच्चे में आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये फादर से ही बच्चे में ट्रांसफर होगा, ठीक है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने 3 पीढ़ियों में देखा, दादाजी, पिताजी एंड बच्चा। हमने 3 पीढ़ियों में लगातार कानों पे बाल देखे, तो वो दादाजी से पिताजी में आए, पिताजी से बच्चे में आए, तो वो कानों के बाल जो ट्रांसफर हो रहे हैं ये एक वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स है। जो ऐसा नहीं है बीमारियां ही ट्रांसफर होती हैं, कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जो एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो सेम चीज है, जैसे हमने हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस की बात की थी बेटा, अगर तो हमेशा याद रखिएगा कि वो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस है, वो एक्स मतलब माता से भी आ सकती है। जैसे माता से पुत्र में आ गई और पिता से पुत्री में और माता से पुत्री में, दोनों में ही आ सकती है। लेकिन अगर पुत्र में आएगी तो वो ज्यादातर चांसेस किसके हैं, माता से आने के चांसेस हैं। देखिए कलर ब्लाइंडनेस को एक्सप्लेन किया मैंने, रेड एंड ग्रीन में डिफरेंस नहीं कर पाता व्यक्ति, ठीक है। एंड डिस्टिंग्विश का मतलब यहाँ पे डिफरेंस। और हीमोफीलिया में क्या होता है
कि ब्लड डिसऑर्डर हो जाता है, कंटिन्यूअसली जो होता है वो ब्लड बहता रहता है और नॉट क्लॉट प्रॉपरली, प्रॉपरली क्लॉट नहीं बन पाता। क्लॉट को हिंदी में क्या कहेंगे बच्चा? क्लॉट को हिंदी में कहेंगे थक्का, है ना, ब्लड का क्लॉट यानी रुधिर का थक्का नहीं बन पाता और एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है, जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और इनका कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है इनका, कोई भी डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर सकता। क्रोमोसोमल डिजीजेस, यहां से भी क्वेश्चन बनता है भाई। देखो हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस से भी क्वेश्चन बनता है, कैसा कौन सा लिंक्ड कैरेक्टर है ये भी पूछते हैं आपको, और क्या उसके लक्षण है, सिम्टम्स है, ये भी पूछते हैं आपको। ठीक है, अब यहां से क्रोमोसोमल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है ना, हिंदी में क्या कहेंगे भाई? गुणसूत्रीय, गुणसूत्रीय रोग, हिंदी में क्या कहेंगे? गुणसूत्रीय रोग। अब देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी कहलाते हैं, डिजीजेस भी कहते हैं और कुछ डिसऑर्डर भी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कंडीशन है भाई? हेल्थ इश्यूज थोड़े बिगड़ जाएंगे, है ना, एंड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपकी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को ये अफेक्ट करेंगे, यानी बुद्धि का विकास भी रुक सकता है और आपकी फिजिकल ग्रोथ भी रुक सकती है, दोनों ही काम इससे बिगड़ सकते हैं अपना। ठीक है, अब हिंदी में लिखा है मैंने कि गुणसूत्र संबंधी विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आनुवांशिक विकार हैं। अभी तो हमने बात की, हम जेनेटिक्स ही तो पढ़ रहे हैं, है ना, जब जेनेटिक्स ही पढ़ रहे हैं और जेनेटिक्स में क्रोमोसोम्स और जीन्स ही पढ़ रहे हैं, तो क्रोमोसोम्स से रिलेटेड डिजीज भी किसमें आएंगी? जेनेटिक्स में ही आएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए गुणसूत्रों का ठीक से अलग ना हो पाना के कारण इनके लक्षण जन्मजात दोष, बौद्धिक अक्षमता, शारीरिक विकास की समस्याएं और हृदय संबंधी समस्याएं भी पैदा करते हैं। सेम चीज है, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल, वही सेम चीज हिंदी में लिखी है, वही सेम चीज इंग्लिश में लिखी है। अब देखो एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता देती हूँ फिर से, अगर हम पहली जोड़ी की बात करें तो ये, ठीक है, और अगर हम लास्ट 23rd जोड़ी की बात करें तो ये किसमें? मेल में। ठीक है, अगर हम फीमेल की बात करें तो पहली जोड़ी फिर से सेम एंड लास्ट जोड़ी अलग, सॉरी XX। ठीक है, 23rd जोड़ी। तो देखो जो जोड़ियां यानी आपको दिख रही होगी 22 तक जोड़ियां सेम रहती हैं, ठीक है, लेकिन 23वीं जोड़ी में डिफरेंस आ जाता है। तो 22 जोड़ियां जो सेम है वो ऑटोसोम्स कहलाएंगी, वो 22 जोड़ियां जो सेम है वो ऑटोसोम्स कहलाएंगी, लेकिन जो जोड़ी अलग है दोनों में ही वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगी। हिंदी में क्या कहेंगे भाई? हिंदी में कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम को लिंग गुणसूत्र, हिंदी में क्या कहेंगे? लिंग गुणसूत्र, और ऑटोसोम्स को क्या कहेंगे? समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र। ठीक है, दोनों ही समझ में आए होंगे। अब देखो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया है ट्राइसोमी, आप समझने की कोशिश करिएगा कि ट्राइसोमी क्या होता है। देखो जब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या पढ़ रहे हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई? डिसऑर्डर का मतलब है या तो कम हो जाना कोई डिजिट और या फिर ज्यादा हो जाना। डिसऑर्डर का मतलब यही है कि कोई भी चीज, जैसे अभी दो दो लोगों की लाइन बना दे हम लोग, है ना, 100 तक दो दो लोग जोड़े में खड़े हैं, अब बीच में एक आध में 3 कर दें और एक आध को अकेला खड़ा कर दें, तो डिसऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ? कि भाई शुरू से 10 तक तो क्या दो दो लोग खड़े थे जोड़े में, फिर उसके बाद 3-3 का जोड़ा बनने लगा, फिर उसके बाद 4-4 का जोड़ा बनने लगा, फिर अचानक से इंसान अकेला रह गया। तो ये क्या हो रहा है? ये डिसऑर्डर हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही सेम डिसऑर्डर क्या होता है क्रोमोसोम्स के अंदर भी होता है कि अगर पहली जोड़ी में 2 गुणसूत्र है और लास्ट तक 2 ही गुणसूत्र है, यानी कि 23 हमारी जोड़ियां कैसी हैं? डबल ही हैं, है ना। जोड़ी का मतलब ही क्या कि 2-2 क्रोमोसोम्स हैं सब में, ऐसे 2-2 क्रोमोसोम्स हैं सब में पूरा 23 तक। लेकिन अब यहाँ पे वर्ड देखो ट्राइसोमी, तो ट्राई का मतलब क्या है? 3। अब उन्होंने कहा कि जो 21वीं जोड़ी थी उसमें अचानक से गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? उसमें अचानक से गुणसूत्रों की संख्या 3 हो गई, यानी कि वो जो गुणसूत्र थे वो ट्रायोसोमिक हो गए। ट्रायो का मतलब 3 एंड सोमिक का मतलब क्रोमोसोम्स। ठीक है, हमने अभी कहा कि जब 3 गुणसूत्र, 3
गुणसूत्र हो गए तो उसको ट्राइसोमिक कहा। अब अगर सेम चीज हम फॉलो करके दो जोड़ियों में से एक हटा दें तो एक गुणसूत्र बचेगा, तो उसको क्या कहेंगे? तो आंसर होगा मोनोसोमिक। आंसर क्या होगा? मोनोसोमिक। मोनो का मतलब वन एंड सोमिक का मतलब गुणसूत्र। अगेन देखिए, अगर तीन हो जाते हैं तो वर्ड यूज करेंगे ट्रायोसोमिक, ट्राइसोमिक। ठीक है, वर्ड यूज करेंगे हम लोग क्या? ट्राइसोमिक। यहां पे देखिए लिखा हुआ है TRYSOM, ट्राइसोमी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनकी बात है। और अगर दो से एक रह जाए तो आंसर कहेंगे मोनोसोमिक। ठीक है, अब इस वाली बीमारी में 21वीं जोड़ी प्रभावित हो रही है, अफेक्टेड हो रही है, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 21वीं जोड़ी में दो थे, तीन हो गए। अब अगर टोटल गुणसूत्र किसी भी इंसान में 46 होते हैं और 21वीं जोड़ी में तीन गुणसूत्र हो गए, तो फिर अचानक गुणसूत्रों की संख्या बढ़ गई तो टोटल गुणसूत्र हो गए 47। अब आप खुद ही सोचो कि एक नॉर्मल इंसान में 46 गुणसूत्र थे और अचानक से 47 हो गए, तो फिर क्या होगा? डिसऑर्डर होगा। ठीक है, सेम चीज है। टर्नर में देखो हमारे 45 रह गए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? मोनोसोमिक हो रहा है। एक्स, एक एक्स बचा, एक एक्स कम हो गया। क्लाइनफेल्टर में क्या हो रहा है? 47। देखो 47 हो गए गुणसूत्रों की संख्या, यानी कि हमारे ट्रायोसोमिक चीजें हो रही हैं। यानी कि जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम था जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई मिलना था, उसमें अचानक से एक एक्स की मात्रा और बढ़ गई, तो क्या हो गया? ये हो गई। ठीक है, ये सारी डिजीजेस है हमारी। फिर अचानक से एडवर्ड सिंड्रोम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सेम चीज बताएंगे कि 18वीं जोड़ी हमारी क्या हो गई? अफेक्टेड हो गई। यहाँ पे 18वीं जोड़ी। ठीक है, सेम चीज इसमें पूछे जाते हैं कि भाई देखो, अच्छा अफेक्टेड कैसे हो गई 18वीं जोड़ी? 18वीं जोड़ी में दो गुणसूत्र थे, जोड़ी में पाए जा रहे थे, और अचानक से एक बढ़ गया। ठीक है, तो टोटल अगर गुणसूत्रों की संख्या तो 47 हो गई, और अगर ट्रायोसोमिक पूछा जाए तो ट्राइसोमिक हो गई। देखो यहाँ पे लिखा है ट्राइसोमिक। ठीक है, फिर से पटाउ सिंड्रोम से क्वेश्चन आता है। पहली चीज ये क्या है, तो आप बताएंगे क्रोमोसोमल डिजीज है। दूसरी चीज क्या पूछेगा कि भाई कौन सी जोड़ी अफेक्ट कर रही है, तो आपका आंसर होगा मैम 13वीं जोड़ी अफेक्ट कर रही है, और 13वीं जोड़ी में XX गुणसूत्र थे लेकिन एक और एक्स्ट्रा आ गया, तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो गई, और जो तीन बन गए उनको क्या नाम दिया गया? ट्रायोसोमिक नाम दिया गया। तो इस तरीके से हमारी क्रोमोसोमल डिजीजेस थी। फिर से सेम चीज यहाँ पे दी गई है, मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है कि हमारे डाउन सिंड्रोम में ट्रायोसोमी हो जाएंगे, पटाउ सिंड्रोम में हमारे ट्रायोसोमी हो जाएंगे, एडवर्ड सिंड्रोम में ट्रायोसोमी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सुपर फीमेल एंड सुपर मेल में, इन दोनों में ही हमारा सेक्स क्रोमोसोम अफेक्ट करता है। सेक्स क्रोमोसोम अफेक्ट करता है, यानी जिसमें एक्स वाई हो, और यहाँ पर अगर फीमेल की बात करेंगे तो एक्स एक्स वाला। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स और एक्स्ट्रा हो गया, और यहाँ पे एक वाई और एक्स्ट्रा हो गया। तो ये दोनों केसेस जो है वो मेल एंड फीमेल में अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम्स को अफेक्ट करते हैं। बाकी जो है वो ऑटोसोम्स को अफेक्ट कर रहे हैं। ये ऑटोसोम को अफेक्ट कर रहे हैं। ऑटोसोम का मतलब है जो समजात गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्र। ठीक है, और ये वाले सेक्स क्रोमोसोम्स को यानी लिंग गुणसूत्रों को। ठीक है, उसके बाद फिर देखो टर्नर सिंड्रोम है, सेम चीज है, क्रोमोसोम फीमेल में एब्सेंट होता है ना। क्लाइनफेल्टर में अभी हमने बात करी थी कि मेल में होता है और एक्स्ट्रा एक्स हो जाता है। ठीक है, इसमें 1x रह जाएगा, कम हो जाएगा, मोनोसोमिक हो जाएगा। एंड इसमें भी सेम चीज है, डिलीटेशन हो जाता है। डिलीशन का मतलब क्या है? यहाँ पे कम हो जाना है, एक एक्स गुणसूत्र जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्रोमोसोमल डिजीजेस एंड जेनेटिक्स का जो है वो चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।